तो देखो जी, इस चैप्टर का सबसे पहले तो नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, इसकी वेटेज आप मान के चलो अप टू 10 मार्क्स तक की आ जाती है, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है इसके अंदर। अब इस चैप्टर में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट तो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है और एक पार्ट है प्रॉमिसरी नोट क्या है। ठीक है, तो पहले तो थ्योरेटिकली बात करेंगे, जो थ्योरी के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखो हमने लिखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि एक कागज़ का टुकड़ा है जिसमें बेसिकली एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ऑर्डर जो है वो वहाँ पर आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है कि मिस्टर SRK यू विल पे। तो इसमें एक ड्रॉअर होता है जो बिल बनाता है और वो किसी को ऑर्डर देता है, तो वो एक ड्रॉई को ऑर्डर देता है। तो दूसरी पार्टी होती है ड्रॉई, तो वो उसको ऑर्डर देता है कि तुम्हें पे करना पड़ेगा 3 महीने के बाद, और जिस आदमी को पे करना पड़ता है उस आदमी को बोलते हैं पेई, तो जिसको पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ हो जाती हैं, ड्रॉअर हो जाता है, ड्रॉई हो जाता है और पेई हो जाता है। अब ड्रॉई जो होता है उसका दूसरा नाम बताओ, ये ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। ड्रॉई को बोलते हैं एक्सेप्टर, ये ध्यान रखना है। ड्रॉई को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर, क्योंकि आप बिल पर देखो किसने दस्तखत कर रखे हैं, किसने सिग्नेचर कर रखे हैं? ड्रॉई ने, एक्सेप्टर ने। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसको एक्सेप्ट जो करता है वो कौन करता है? ड्रॉई करता है। तो बस इसीलिए ड्रॉई को एक्सेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, और ड्रॉअर को हम कह सकते हैं मेकर। ठीक है, ड्रॉअर को क्या बोल सकते हैं? मेकर, क्योंकि जो बिल होता है वो बनाता कौन है? ड्रॉअर बनाता है। तो ड्रॉअर को मेकर बोल सकते हैं, ड्रॉई को एक्सेप्टर बोल सकते हैं। पेई तो मतलब पेई हो गया, जिसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो 3 पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉअर हो गया, ड्रॉई हो गया, देखो लिखा है ना ड्रॉई यानी एक्सेप्टर, जो बिल एक्सेप्ट करता है, और पेई मतलब हो गया जो रिसीव करेगा पैसा। अच्छा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है प्रॉमिसरी नोट, उसमें सबसे बड़ी खासियत, 2 बड़ी खासियत क्या होती है कि उसमें ऑर्डर नहीं होता। तो पहली बात तो ये कि प्रॉमिसरी नोट के अंदर ऑर्डर नहीं होगा, है ना, इसके अंदर प्रॉमिस होगा। तो इसमें जो मेकर होता है वो खुद प्रॉमिस करता है कि मैं पैसे दे दूंगा। तो पहला डिफरेंस का पॉइंट तो ये कि इसमें ऑर्डर नहीं होता है, और सबसे बड़ा इसमें पॉइंट ये कि इसमें कोई एक्सेप्टर नहीं होता है। यानी कि प्रॉमिसरी नोट के अंदर कोई भी ड्रॉई का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट जो है उसको कोई एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो मेकर होता है वो खुद ही प्रॉमिस करके खुद ही उस पर साइन करके प्रॉमिस करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का और प्रॉमिसरी नोट का। ठीक है, तो इसमें थ्योरी के लिए आप एक ही क्वेश्चन कर जाना, एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट जो है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके कम से कम आप 4-5 पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेना। थ्योरी क्वेश्चन 4 नंबर तक का ही आता है इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख भी रखे हैं कि इसमें ऑर्डर है, उसमें प्रॉमिस है, इसमें 3 पार्टीज़ है, उसमें 2 पार्टीज़ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ता। बिल बनाने वाला क्रेडिटर होता है, प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला डेटर होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को कंडीशनली भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में कंडीशनली नहीं होता, कैन नॉट बी मेड कंडीशनली। ठीक है, तो थ्योरी के लिए ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं या चैप्टर में आगे जाते हैं तो प्रॉमिसरी नोट हमारे लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखता। हमारी सारी अकाउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही है। ठीक है, तो पहले तो देखो 2 तरह के बिल होते हैं, एक होता है ट्रेड बिल, एक होता है एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल होता है जिसमें 2 लोग एक दूसरे को सामान खरीदते या बेचते हैं। एकोमोडेशन बिल होता है जिसमें 2 दोस्त होते हैं और म्यूचुअल हेल्प करने के लिए, पैसों की ज़रूरत के लिए वो आपस में बिल को बना लेते हैं। ठीक है जी। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है फॉरेन बिल। फॉरेन बिल का मतलब होता है जो एक कंट्री में ड्रॉ होगा लेकिन पे होगा दूसरे कंट्री में, तो उसको बोलते हैं फॉरेन बिल। अच्छा, टाइप्स ऑफ बिल जो होते हैं वो होते हैं ड्यू डेट के हिसाब से। तो वो 3 तरह के होते हैं, तो ये आपको याद है या भूल गए? 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं बिल एट साइट। ठीक है, पहला वाला बिल एट साइट का मतलब होता है
कि इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो मान लो मैंने बिल बनाया और आपने उस बिल को साइन कर दिया, लेकिन उसमें टाइम पीरियड नहीं लिखा होगा, तो यानी कि आप कब पैसे दोगे, कभी भी पैसे दे सकते हो, जब भी पेई आपसे मांगेगा। तो इसको बोलते हैं पेबल ऑन डिमांड। तो इसमें कोई भी टाइम पीरियड लिखा हुआ नहीं होता। दूसरा होता है बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट का मतलब होता है कि उसमें 3 महीने का मान लो टाइम पीरियड लिखा हुआ है। लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, कि सल्लू ने बिल बनाया 25 जुलाई को, ठीक है, और उस बिल पर SRK ने साइन करा 28 जुलाई को, ठीक है। तो यानी कि एक्सेप्ट हुआ ये बिल 28 जुलाई को और बिल बनाया कब, 25 जुलाई को। तो अब 3 महीने का जो टाइम पीरियड है वो किस दिन से स्टार्ट करोगे आप, 25 जुलाई से स्टार्ट करोगे या 28 जुलाई से स्टार्ट करोगे? हाँ, तो मैडम कह रही है 25, दूसरी मैडम कह रही है 28। तो 25 से शुरू करेंगे या 28 से शुरू करेंगे बिल का पीरियड? 25 से शुरू करेंगे अगर, तो फिर उस बिल को बोलते हैं बिल आफ्टर डेट, राइट। तो अगर आप 25 जुलाई से शुरू करोगे बिल का टाइम पीरियड, तो उस बिल को बोलते हैं बिल आफ्टर डेट। लेकिन अगर आप 28 जुलाई से शुरू करोगे, है ना, 28 जुलाई से टाइम पीरियड काउंट करना शुरू करोगे, तो उस बिल को बोलते हैं बिल आफ्टर साइट। तो 2 तरह के बिल हो सकते हैं। तो बिल आफ्टर साइट भी हो सकता है, यानी कि इंग्लिश पढ़ लो, पीरियड बिगिंस आफ्टर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, या बिल आफ्टर डेट भी हो सकता है, यानी पीरियड बिगिंस आफ्टर डेट ऑफ ड्राइंग। तो 25 जुलाई के बाद भी टाइम शुरू हो सकता है या 28 जुलाई के बाद भी टाइम शुरू हो सकता है। लेकिन हमारे क्वेश्चनों में हमें तो उस पर फोकस करना है। हमारे क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट सारे बिल आफ्टर डेट वाले ही होते हैं। तो हम जिस दिन बिल बनता है उसी के आगे से टाइम पीरियड शुरू कर देते हैं काउंट करना, ठीक है। उसके बाद बिल की ड्यू डेट निकालने तो आपको आती ही होगी, आप चैम्प हो। क्या है ड्यू डेट निकालने का फॉर्मूला? मतलब जितने भी टाइम पीरियड होगा बिल का, उसमें बस आपको 3 दिन का ग्रेस ऐड करना है, सिंपल है ना। तो ये तो एक सिंपल हो गया फंडा। बाकी हाँ, अगर ड्यू डेट आपकी किसी पब्लिक हॉलीडे पर या संडे वाले दिन आ जाए, पब्लिक हॉलीडे मतलब 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी, तो फिर आप एक दिन पहले ले लोगे, है ना। तो मतलब उस केस में आपकी ड्यू डेट 14 अगस्त हो जाएगी या 1 अक्टूबर हो जाएगी या 25 जनवरी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो जाती है तो फिर आप ड्यू डेट को एक दिन बाद में ले लोगे, आफ्टर कर दोगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। बाकी हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे इसके कि कैसे ड्यू डेट्स निकालते हैं। आई होप वो तो आपके लिए क्लियर होगा। तो अगर आपको बस सिंपल लॉजिक बता देता हूँ याद दिलवाने के लिए। अगर आपको टाइम पीरियड मंथ्स में दे रखा है, जैसे लिखा है 3 मंथ्स या 1 मंथ, तो आप सीधा कैसे काउंटिंग करते हो? मंथ में, मंथ टू मंथ, मंथ टू मंथ। लेकिन अगर आपको डेज दे रखे हैं, है ना, जैसे मान लो आपको टाइम पीरियड दे रखा है 30 डेज़ या 147 डेज़, तो फिर आपको डेज़ में काउंट करना पड़ेगा, एक एक दिन गिन के आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आप ऐसे नहीं करोगे कि महीना ले लिया। तो डेज़ में देगा तो डेज़ में काउंट करना है, मंथ में देगा तो मंथ में काउंट करना है ना। बस ये लॉजिक होता है। बाकी 3 दिन का ग्रेस जोड़ना ही है, वो यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह हमने एक क्वेश्चन और भी करा था, इसमें एक दो अच्छे पॉइंट थे। जैसे आप सेकंड एग्जांपल एक बार देख लो। अब जैसे इसमें बिल था 31 अगस्त को बना, ठीक है, और बिल का टाइम पीरियड था 1 महीना। तो अब अगर आप 31 अगस्त के बाद 1 महीना आगे बढ़ते हो तो मैथमेटिकली तो डेट आएगी 31 सितंबर, लेकिन सितंबर में 31 डेज़ तो नहीं होते हैं, तो हम उसको 30 सितंबर ही मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, सेम गोज़ विद थर्ड एग्जाम्पल भी। अब थर्ड एग्जाम्पल में डेट ऑफ बिल है 31 जनवरी और टाइम पीरियड है 1 मंथ। तो अगर आप 1 जनवरी के आगे 1 महीना पढ़ोगे तो मैथमेटिकली तो आएगा 31 फरवरी, लेकिन फरवरी में 31 तो नहीं हुआ था, तो हम इसलिए क्या ले लेते हैं 28 फरवरी। तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गया लॉजिक, ठीक है। बस, तो मंथ्स में दे रखा हो तो मंथ्स में काउंट करना है, डेज़ में दे रखा है तो डेज़ में काउंट करना है। ये लॉजिक है ड्यू डेट को निकालने का, तो बेसिक। चलो, फिर हमने इसमें कॉन्सेप्ट्स लिखे थे, वो आप 1 बाय 1 देख लेते हैं, फिर
फिर बता देना अगर कोई भी नहीं समझ आ रहा होगा तो। पहला था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब होता है कि मान लो ड्रॉअर के पास बिल है, तो ड्रॉअर क्या करता है, वो बिल बैंक को दे देता है। तो 10,000 का बिल था और ड्रॉअर ने वो बिल बैंक को दे दिया। बैंक उस बिल के बदले में ड्रॉअर को पैसा दे देता है, लेकिन बदले में वो थोड़े सा अमाउंट कट करता है, थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करता है। उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो ये इसमें मॉडल होता है। तो क्लियर है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो दूसरा होता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉअर के पास बिल होता है और वो अपने बिल को ट्रांसफ़र कर देता है एंडोर्सी को, मतलब किसी और आदमी को। तो ये होता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। फिर एक कॉन्सेप्ट था रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल में आपको बताया था कि हमारे पास एक बिल होता है 3 मंथ्स का, लेकिन ड्रॉई क्या करता है, पैसा जल्दी दे देता है। तो अगर ड्रॉई जल्दी पैसा दे देता है तो फिर आप उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हो। आप कहते हो कि चलो ठीक है, तुम्हारे 200 रुपये मैंने माफ़ कर दिए। तो उस डिस्काउंट को हम रिबेट भी कह सकते हैं या डिस्काउंट भी कह सकते हैं। तो जल्दी पैसा देने को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। चौथा कॉन्सेप्ट था कि कई बार आप बिल बैंक को कलेक्शन के लिए भेज देते हो। कलेक्शन का मतलब होता है आप बैंक के पास रख देते हो सेफ, कि भाई ये बिल मैं अपने पास रखने की बजाय बैंक में सेफ लॉकर में कहीं रख देता हूँ। तो इसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। पहले ये 4 क्लियर हैं? ठीक है, चलो। तो ये 4 तो बेसिक है वैसे, ठीक है। लेकिन अब इन चारों ही बातों में, या मतलब इन तीनों ही बातों में बिल कभी कभी डिसऑनर हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बिल को डिसऑनर ज़रूर करवाएगा वो। तो ये आप अच्छे से फोकस कर लो कि बिल डिसऑनर होने पर क्या करना है। तो देखो जी, अगर बिल हो गया डिसऑनर, है ना, तो कभी भी हो सकता है बिल डिसऑनर, यानी कि या तो बिल आपके पास ही था फिर वो डिसऑनर हो गया, या हो सकता है कि बिल आपने एंडोर्स करा था फिर वो डिसऑनर हो गया, या हो सकता है कि बिल आपने बैंक को दिया था डिस्काउंटिंग के लिए फिर वो डिसऑनर हो गया, है ना। तो बिल तो कभी भी डिसऑनर हो सकता है। लेकिन जब भी बिल डिसऑनर होता है, तो आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि हम ड्रॉई की बेइज्जती करवाने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं। उस गवर्नमेंट ऑफिसर का नाम होता है नोटरी पब्लिक, और हम उस नोटरी पब्लिक वाले ऑफिसर से कहते हैं कि ड्रॉई ने हमारे पैसे नहीं दिए, इसका नाम आप नोट कर लो। तो वो नोट करने के बदले में हमसे कुछ पैसा लेता है। उस पैसे को क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस, हाँ, या नोटरी चार्जेस। तो यहाँ पर हमने ऐसे एग्जांपल लिया था कि इस ऑफिसर ने 100 रुपये लिए, तो इसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो जनरली आपको ये याद रखना है कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो ऐसे में कुछ ना कुछ नोटिंग चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है बिल डिसऑनर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिर होता है एक और कॉन्सेप्ट, इसी का एक्सटेंशन, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होता है कि ड्रॉई हमसे रिक्वेस्ट करता है, वो बोलता है कि मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊँगा, तो फिर हम उसका बिल पुराना वाला जो है वो तो डिसऑनर कर देते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इसमें फिर हम नोटिंग चार्जेस नहीं करते, क्योंकि फिर हम बेइज्जती नहीं करवाते ड्रॉई की, क्योंकि वो रिक्वेस्ट करता है। तो पुराना बिल डिसऑनर तो हो जाएगा, लेकिन नोटिंग चार्जेस इसमें कोई नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये कि जो भी पैसा बचता है, आप उस पैसे के लिए एक नया बिल बनाते हो और उसको 2 महीने या 3 महीने का एक और टाइम देते हो, लेकिन उस एक्स्ट्रा टाइम के बदले में आप ड्रॉई से क्या मांगते हो, इंटरेस्ट मांगते हो। तो ये इसमें रिन्यूअल में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। मतलब ऐसे एरो बना देता हूँ कि जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल होगा तो उसमें एक चीज़ अवश्य होती है, मेनली वो होता है इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि आप टाइम एक्सटेंड कर रहे हो। तो रिन्यूअल के टाइम पर हम ड्रॉई से इंटरेस्ट लेते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट था। फिर 7वां कॉन्सेप्ट था इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि क्वेश्चन खुद बोल देगा कि जो ड्रॉई है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट होते ही हम अपने आप बिल को डिसऑनर मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि बिल डिसऑनर हुआ है ना, ये ध्यान रखना है। आपने जैसे ही पढ़ा ड्रॉई इंसॉल्वेंट हुआ, तो इसका मतलब होता है आपको बिल डिसऑनर अब करना ही पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप माना ही जाएगा। और जितने पैसे वो नहीं दे पाया
उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, क्योंकि अब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो अब हमारे पैसे हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आखिरी जो कॉन्सेप्ट लिखा था वो एकोमोडेशन बिल का होता है। वो बेसिकली वो तो हमें क्वेश्चन से ही करना होता है, उसमें कहानी बस होती है, एक ब्रीफ कहानी कि दो दोस्त होते हैं, पहले फ्रेंड नंबर 1 ड्रॉर बनता है और फ्रेंड नंबर 2 ड्रॉई बनता है। उसके बाद वो बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं, बैंक से पैसा ले आते हैं और 3-4 महीने के बाद जो फ्रेंड नंबर 1 होता है वो पैसे नहीं दे पाता, तो फिर फ्रेंड नंबर जो 2 होता है वो नए बिल का ड्रॉवर बन जाता है और फ्रेंड नंबर 1 को ड्रॉई बना देते हैं, यानी रोल रिवर्स हो जाता है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो भी ड्रामा बोलेगा वो होता है और फिर ख़त्म हो जाती है स्टोरी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर चलता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ बस ध्यान रखनी है कॉन्सेप्चुअली जो हमने लिखी थी कि अगर ये दोनों दोस्त हैं और जब भी बिल डिस्काउंट करवाते हैं तो बिल डिस्काउंट करते समय इनके कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस आते हैं, तो वो डिस्काउंटिंग चार्जेस ये दोनों दोस्त आपस में बांटेंगे। बस ये एक मेन फंडा याद रखना है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस दोनों दोस्त आपस में बांटेंगे, जिसमें हमने एक फॉर्मूला भी लिख रखा है कि ये प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। पहले बिल का जो बेनिफिट मिला प्लस दूसरे बिल का जो अमाउंट रेमिट हुआ होल डिवाइडेड बाय दूसरे बिल का जो अमाउंट रेमिट हुआ आफ्टर डिस्काउंट इनटू डिस्काउंट, जो भी मैं दिखा दूंगा आपको एक इलस्ट्रेशन में इसकी एप्लीकेबिलिटी कि कैसे लगानी है। ठीक है, तो ये तो है कॉन्सेप्ट इसका। चलो तो बुक का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। देखो पहले तो वही सब बातें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, बिल का ड्यू डेट, ग्रेस, नेचर ऑफ बिल और अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है जी, तो इसमें आपको पहले उसने बता रखा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप एग्ज़ाम के लिए चाहे मार्क कर लो या ऐसे देख लो, ये रीड कर जाना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये वन पॉइंटर कोई भी ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गए। ठीक है, तो वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। बाकी पार्टीज़ तो 3 ही हैं, वो बातें सेम, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी सेम होगी, बात जो पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, नंबर 2 डेफिनेशन ये। तो प्रॉमिसरी नोट के भी बस आप कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार रीड कर लेना, बेसिक है कि क्या होते हैं। ठीक है, 2 नंबर का ट्रू फॉल्स इसमें से कुछ बन सकता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया वो ज़रूर लर्न करके जाना कि प्रॉमिसरी नोट का और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस क्या है ना। तो ये आप अच्छे से करना थ्योरी के लिए, मेन इस चैप्टर में से थ्योरी करनी है, तो एक यही कर लो डिफरेंस। ठीक है, बाकी तो अकाउंटिंग जो है वो बता रखी है, तो अकाउंटिंग सारी हमने बेसिकली बताता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ क्या है ना। अकाउंटिंग तो अभी डिस्कस करेंगे। बाकी टर्म ऑफ बिल मतलब वही आपको ड्यू डेट निकालना है ना, वो हो गया, ग्रेस डेट हो गई, मैच्योरिटी वही बात हो गई। ठीक है, बिल एट साइट हो गया, क्या होता है बिल आफ्टर डेट हो गया। ठीक है जी, तो ये सब इसमें वही बातें दे रखी हैं। ड्यू डेट को कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हो गए। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं ये आपको पता चल गया बिल डिसऑनर होने पर। रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट है ना, बिल रिन्यू होता है तो इसमें पुराना बिल डिसऑनर हो गया, रिन्यू हो गया। तो ये सब थ्योरी आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और रिटायरमेंट मतलब कि आपका बिल जल्दी पे हो गया। ठीक है, तो अब एक बार पहले अकाउंटिंग दिखा देता हूँ, फिर बुक के इलस्ट्रेशन गो थ्रू कर लेंगे जो भी हैं वो। चलो तो देखो अकाउंटिंग आप देख लो अच्छे से, बिल्कुल इसको घोट के पी के रखना दिमाग में। हमने एग्जाम्पल ऐसे वही ले लिया था क्योंकि हमने वो कहानी करी थी ना कि सल्लू जो है वो ड्रॉअर है और SRK जो है वो ड्रॉई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉअर जो होता है वो ड्रॉई को गुड्स बेचता है। ठीक है, तो आप बस बताते रहना गुड्स बेचने की एंट्री तो सिंपल है। ठीक है, और ड्रॉई ने गुड्स परचेज़ कर ली है। ठीक है, तो वो तो सबसे पहले होता है। अब उसके बाद यहाँ से ध्यान रखना, सबसे पहले बिल ड्रॉ होता है, तो जब बिल ड्रॉ होगा तो एंट्री हो गई BR डेबिट टू ड्रॉई, तो उसने बिल ड्रॉ कर लिया और उसकी बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वो एंट्री कर लेगा ड्रॉअर डेबिट टू BP। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया बिल बनाने का काम। अब जब भी बिल बनता है
तो आपको ध्यान रखना है उसके बाद ड्रॉअर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं हमेशा, ठीक है। या तो वो बिल रिटेन करेगा, या बिल डिस्काउंट कराएगा, या बिल एंडोर्स करेगा, या बिल कलेक्शन के लिए भेजेगा। 4 ऑप्शन होते हैं। इन चारों ही ऑप्शन में ड्रॉई को कोई एंट्री नहीं करनी, लिखा है नो एंट्री, लेकिन ड्रॉअर को एंट्री करनी होती है। रिटेन्ड की तो नहीं करनी, खैर वो हटा देते हैं। लेकिन बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, 2BR। बिल एंडोर्स करने की एंट्री होती है एंडोर्सी डेबिट, 2BR। बिल कलेक्शन के लिए भेजने की एंट्री होती है BSFC डेबिट, 2BR। तो ये तीनों एंट्री से आप संतुष्ट हो? कोई इसमें अकाउंटिंग एंगल फंस तो नहीं रहा? ठीक है। बाकी ड्रॉई को कुछ नहीं करना, ड्रॉई तो भैया नो एंट्री। अब 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वॉटएवर, ड्यू डेट का दिन आया। अब ड्यू डेट वाले दिन अगर पहले केस की बात करूं तो ड्रॉअर को पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट 2BR, है ना। दूसरे केस में ड्रॉअर कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि उसने बिल पहले ही डिस्काउंट करा लिया था। तीसरे केस में भी ड्रॉअर कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि उसने बिल एंडोर्स कर दिया था। और चौथे केस में उसको पैसे मिल गए तो देन अगेन एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू BSFC। बाकी ड्रॉई की बुक्स जो होगी उसमें एक ही एंट्री है क्योंकि उसने तो BP पे करा है, तो उसकी एंट्री है BP डेबिट टू कैश। तो इस वाली अकाउंटिंग में देख लो कोई फंस तो नहीं रहा पेंच, संतुष्ट हैं इससे चारों? ठीक। तो ये तो हो गया सिंपल। लेकिन अगर मान लो अब ड्यू डेट पर पैसे नहीं दे रहा वो, ड्यू डेट पर लेट्स एज्यूम कि बिल डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया तो पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में और चौथे केस में, चारों ही केस में आप ऑब्जर्व करो हम ड्रॉई को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो चारों ही केस में कौन डेबिट है? SRK, मतलब ड्रॉई, ठीक है। लेकिन पहले केस में हम लिखते हैं 2BR क्योंकि हमारा बिल अब कैंसिल हो गया, और 2 कैश का मतलब जो आपने नोटिंग चार्जेस पे करे। दूसरे केस में हम लिखते हैं 2 बैंक क्योंकि इसमें सारे पैसे हमारे बैंक से ही कट हो जाएंगे, तो 10,000 रुपये भी और 100 रुपये भी बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। तीसरे केस में हम लिखते हैं 2 एंडोर्सी क्योंकि अब हमें एंडोर्सीज को 10,000 रुपये बिल के और 100 रुपये नोटिंग के देने पड़ेंगे। और चौथे केस में हम लिखते हैं 2 BSFC क्योंकि बिल बेकार हो गया, और 2 कैश जो हम नोटिंग चार्जेस पे करते हैं। तो ड्रॉअर की बुक्स में 4 एंट्रियां हो सकती हैं। लेकिन जब बिल डिसऑनर होता है ड्रॉई की बुक्स में एक ही एंट्री होती है, बिल्स पेबल डेबिट हो गया, लायबिलिटी ख़त्म, नोटिंग चार्जेस डेबिट हो गए, एक्सपेंस आ गया, 2 ड्रॉवर क्योंकि उसको तो पैसा अब ड्रॉवर को ही देना है, 10,000 रुपये भी और 100 रुपये भी। तो ये आप देख लो अपने स्क्रीन पर जो चित्रकारी नज़र आ रही है उसकी अकाउंटिंग एंगल्स से आप संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से? कहीं कोई पेच अगर फंस रहा है तो बताइए जी। क्लियर है? तो बिल डिसऑनर ओके हो गया, ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बिल डिसऑनर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मान लेते हैं रिन्यूअल के कॉन्सेप्ट की बात करें तो रिन्यूअल में हमें पहले तो पुराना बिल डिसऑनर करना ही है, तो उतना काम तो सेम हो गया। लेकिन हाँ, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नीचे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर हमें कोई कैश रिसीव हुआ तो एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू SRK, अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो छोड़ देना। लेकिन तीसरी एंट्री कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़रूरी है। अब हम SRK से इंटरेस्ट लेंगे तो उसकी एंट्री कंपलसरी हमें करनी है, वो है ड्रॉई डेबिट टू इंटरेस्ट। और इसी तरह अगर आप ड्रॉई की बुक्स में देखोगे तो उसे भी इंटरेस्ट पे करना है, तो वो एंट्री करेगा इंटरेस्ट डेबिट टू ड्रॉवर। तो ये कंपलसरी एंट्री होती है। उसके बाद नया बिल जो बनाते हैं उसकी एंट्री सेम है, और उसके बाद अगेन ड्रॉअर के पास वही 4 ऑप्शंस रहते हैं जो सेम है। तो रिन्यूअल में देखो आप संतुष्ट हो रिन्यूअल की अकाउंटिंग से? ठीक है। अच्छा, इंसॉल्वेंसी में भी देखो लिखा है पहले तो बिल आपका डिसऑनर हो जाएगा, वो तो सेम हो गया। अब जब रिन्यूअल जब इंसॉल्वेंसी होती है तो हमारा कुछ पैसा हो सकता है जो हमें ना मिले, तो जितने भी पैसे हमें नहीं मिलते हम उसको लिख देते हैं बैड डेट। तो एक नॉर्मल बैड डेट वाली एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट जितने रुपए मिले, बैड डेट अकाउंट डेबिट जितने रुपए नहीं मिले टू SRK। और SRK जो एंट्री करता है उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना, वो करेगा ड्रॉअर अकाउंट डेबिट
जितने रुपए थे टू कैश अकाउंट, जितने रुपए पे करे, और जितने रुपए वो पे नहीं करता, तो मैंने आपको बताया था उसके लिए हम एक कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो मैंने कहा भी था इसको रट लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि ड्रॉई अब इंसॉल्वेंट हो गया तो वो पैसे दे नहीं पाएगा, तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो क्लियर हो गया। उसके बाद रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सिंपल था अकाउंटिंग। उसमें आपको एक ही एंट्री बस ये करनी है कि हमें पैसे मिल गए तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमने 200 रुपये माफ़ कर दिए थे तो आप उसको रिबेट भी लिख सकते हो या डिस्काउंट भी लिख सकते हो, डेबिट टू BR। तो वो सिंपल है। तो हमें 200 रुपये हमने डिस्काउंट दिया और 9800 रुपये हमें रिसीव हो गए। तो बस रिटायरमेंट में तो आपको एक ही एंट्री करनी है। और ड्रॉई की बुक्स में देखोगे तो BP डेबिट, टू कैश और टू 200 रुपये उसको डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो क्लियर हो गई अकाउंटिंग। चलो तो चलते हैं अब किताब पर भी। तो देखो इलस्ट्रेशन 1 जो है, तो ये तो वैसे तो सिंपल है, बाकी इसमें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसमें 2 बिल हैं, ठीक है। और पहला बिल देखो डिस्काउंट करा लिया और दूसरा बिल जो है वो एंडोर्स कर दिया, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसी तरह इलस्ट्रेशन 2 ये भी सिंपल है, इस पे भी ज़्यादा आप कुछ दिमागबाजी मत लगाना है कि ज़रूरत करना। पहले सेल कर दी, फिर बिल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद फिर उसने रिन्यू कराया, तो देखो पहले बिल डिसऑनर हो गया है ना, और रिन्यू कराने के लिए फिर हम इंटरेस्ट की कंपलसरी एंट्री करेंगे। उसके बाद हमें उससे कुछ कैश भी मिला और फिर हमने नया बिल भी बना दिया, उसकी एंट्री कर देंगे। और फिर नए बिल की जो ड्यू डेट है उस दिन हमें पैसे मिल गए, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसको भी बस आप गो थ्रू कर लेना, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और ये ड्रॉई की बुक्स में एंट्री हो गई उल्टी। इलस्ट्रेशन 3 जो है वो भी सिंपल है। इसमें पहले गुड्स बेचे हैं, फिर बिल बनाया है, और फिर बिल के पैसे उसने जल्दी दे दिए, देखो 2 महीने बाद ही दे दिए, तो इसीलिए फिर हमने उसको 5000 रुपये का रिबेट दे दिया, डिस्काउंट। तो ये रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। तो पहले 3 क्वेश्चन तो मतलब आप नॉर्मली देख सकते हो। बाकी एग्ज़ाम के लिए इलस्ट्रेशन 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, ये हमने कर भी रखा है क्लास में। तो ऐसे पॉइंट जनरली आ जाते हैं, है ना। तो 1-2 डेमो करके देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन के कतरक्स बुक, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको के कतरक के हिसाब से जर्नल एंट्री बतानी, क्योंकि के कतरक की बुक कह रहा है बना के दिखाओ, ठीक है। अब जैसे 4th पॉइंट है, तो 4th पॉइंट एक बार पढ़ो, फिर आप मुझे बताने की कोशिश करना कि क्या एंट्रीज़ करोगे आप के कतरक की बुक में 4th पॉइंट में। के कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 वॉज डिस्चार्ज्ड by endorsing Modi's acceptance to Katrak for a similar amount। तो ये छोटा सा पॉइंट है, तो एंट्री बतानी है आपको। तो बताओ BP डेबिट टू BR, ठीक है, BP डेबिट टू BR। तो बेसिकली इसमें जो कतरक्स एक्सेप्टेंस स्टार्टिंग दे रखी है ना, टू पटेल, तो इसका मतलब कतरक के पास एक BP था, है ना, मतलब उसने एक BP बना रखा था, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे रखी थी। अब आगे लिखा है वॉज डिस्चार्ज्ड। वॉज डिस्चार्ज का मतलब है कि वो BP की लाइबिलिटी अब ख़त्म हो गई, तो इसीलिए BP को डेबिट कर दिया। अब वो कह रहा है कैसे ख़त्म हो गई, बाय एंडोर्सिंग मोदीज़ एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। अब इसके पास मोदी से कोई एक्सेप्टेंस थी, मतलब इसके पास एक BR भी था सेम अमाउंट का, तो उसने उसके थ्रू या उसको मतलब एसेट को एक तरह से नेट ऑफ करके अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर ली। तो BR को क्रेडिट कर दिया यानी एसेट ख़त्म हो गया, और BP को डेबिट कर दिया यानी लाइबिलिटी भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था वैसे एग्ज़ाम में।
ठीक है, तो आप लेकिन इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, इसमें इसी तरह से 1 2 3 पॉइंट्स हैं, तो उसमें आपको मतलब इंडिविजुअली हर केस की अलग एंट्री करनी है के कतरक के बुक्स में, है ना। तो जैसे फोर्थ का दिखा देता हूँ, तो फोर्थ की एंट्री है BP डेबिट टू BR, ठीक है। बाकी उसके बाद फिफ्थ जो है इलस्ट्रेशन 5, फर्स्ट वाला भी देखो, मैडम की डिमांड है। फर्स्ट वाले में भी लिखा है कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500। तो इसका मतलब कतरक ड्रॉई है, उसने कोई एक्सेप्टेंस दी है बासु को फॉर 2500, डिस्चार्ज्ड बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000। तो सबसे पहले तो वो बासु को 1000 रुपये कैश दे रहा है ना। तो इसका मतलब उसके पास अभी बिल के पैसे नहीं होंगे, पूरे 2500 रुपये नहीं होंगे, और वो अभी खाली 1000 रुपये बासु को कैश दे रहा है। एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 रुपये फॉर इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो अब रिन्यूअल में एक तो हम देखो पुराना बिल तो डिसऑनर करेंगे, तो पुराना बिल को डिसऑनर करने के लिए क्या एंट्री बनी, BP डेबिट टू बासु। पहले तो पुराना बिल डिसऑनर हो गया, फिर उसने 1000 रुपये कैश पे कर दिया, तो वो एंट्री हो गई बासु डेबिट टू कैश। 50 रुपये का इंटरेस्ट की कंपलसरी एंट्री, वो क्या होगी, इंटरेस्ट डेबिट टू बासु 50 रुपये। और फिर बैलेंस अमाउंट के लिए लिखा है प्लस इंटरेस्ट के लिए वो नया बिल बना के एक्सेप्ट करेगा। तो नया बिल उसने मतलब एक्सेप्ट करा, तो क्या एंट्री करेगा, बासु डेबिट टू BP, और नया बिल बनेगा कितने रुपए का, 1550 रुपये का, क्योंकि बैलेंस बचे 1500 प्लस इंटरेस्ट। तो मतलब ब्लू कलर कर देता हूँ, तो टोटल इसमें 4 एंट्रियाँ हो रही हैं। पहले पुराना बिल डिसऑनर हुआ 2500 का, बासु को उसने 1000 रुपये कैश दिया, 50 रुपये का ब्याज लग गया, और नया बिल 1550 का बन गया। समझ गए। अब इन चारों एंट्रियों को अगर आप बहुत ही बड़े बुद्धिमान जीव हो, है ना, और चीतापना करना आपकी नसों में है, तो फिर इन चारों एंट्रियों को आप मर्ज करके बिल्कुल तरोताज़ा करके किताब वालों की तरह एक ही एंट्री बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अव्वल दर्जे का चीता होना पड़ेगा, ठीक है, जो आपके सेहत के लिए वैसे हानिकारक है। तो इसीलिए आप किताब का आंसर छोड़ो कि इन्होंने क्या करा है, आप ये 4 एंट्रियाँ अलग अलग चिपका देना एग्ज़ाम में, तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट समझना है अपने को, ठीक है। तो आप ऐसे करके देखना खुद। चलो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मार्क करके रखो इलस्ट्रेशन 4, नहीं तो घर से रट के चले जाना अगर ना समझा जा रहा हो, ठीक है। चलो, इलस्ट्रेशन 5 जो है वो तो खैर सिंपल था, तो इस पे ज़्यादा आप फोकस ना भी करो तो चल जाएगा। तो सिंपल रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट था, जल्दी पैसे दे दिए, ठीक है, तो ये तो सिंपल है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 6 भी मुझे लग रहा है सिंपल है, इसमें भी आपका रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट था, जल्दी पैसे दे दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इलस्ट्रेशन 7 ये आप मार्क कर सकते हो, थोड़ा सा रिलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें इंसॉल्वेंसी है। और मतलब क्वेश्चन पहले ब्रीफ दे देता हूँ कि 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसके बाद मिस्टर थॉमस ने ये बिल एक्सेप्ट कर लिए, फिर लिखा है मिस्टर थॉमस रिक्वेस्टेड डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद द इंटरेस्ट एट 18% फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो पहला बिल जो है उसमें तो रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, राइट। और उसके बाद मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000, और जो दूसरा बिल है उसमें रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो पहले मतलब एक बिल हो रहा है रिन्यू और एक बिल हो रहा है रिटायर, यहाँ तक तो सिंपल बात हो गई। अब जो बिल रिन्यू हो रहा था, नया बिल जो बना था, तो नए बिल बन के ड्यू डेट के टाइम पर अब ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये इंसॉल्वेंसी का भी इसमें कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है कि इसमें रिटायरमेंट भी हो गई, रिन्यूअल भी हो गया और इंसॉल्वेंसी भी हो गई,
है ना, बाकी 50 पैसे हमें रिसीव हुए, ठीक है। तो इसमें अगर आप एंट्रीज देखोगे तो आपको यही सब बातें नज़र आएंगी। तो देखो ये रिन्यूअल वाला हो रहा है ना, ये रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये वाला रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, इसमें जल्दी पैसे मिल रहे हैं, रिबेट या डिस्काउंट। और उसके बाद ये आपका इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी लास्ट में अप्लाई हो गया। जो उसने पैसे नहीं दिए वो इंसॉल्वेंट हुआ, तो वो क्या हो गया, बैड डेट, ठीक है। बट समझ आ गया आपको मेन फ्लो ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह ये भी इंसॉल्वेंसी का सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें भी मतलब आपके बिल है वो बैंक से पहले डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें रिन्यूअल हो गया और उसके बाद लास्ट में वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो मतलब एग्ज़ाम के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन रेलिवेंट रहता है अगर नॉर्मल अकाउंटिंग करनी है आपको। तो 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आप एंट्रीज दिखाऊँ आपको, तो पहले बिल डिस्काउंट की एंट्री हो गई, देखो वो कॉन्सेप्ट आ गया। फिर रिन्यू करना था बिल, तो वो कॉन्सेप्ट आ गया। और लास्ट में वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो ये बैड डेट्स हो गए, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल पैटर्न है एग्ज़ाम के क्वेश्चन का कि भाई 2-3 कॉन्सेप्ट मिला दो। चलो अब एकोमोडेशन बिल जो है इस पर फोकस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें भी 9 वाला छोड़ रहा हूँ क्योंकि 9 से पहले आप 10 करना, ठीक है। तो आप अपने मतलब 100% लिख लो, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन करना है लेकिन इसको 10 बार कर लेना चाहें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एकोमोडेशन बिल के लिए, ठीक है। तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप चाहे कैलकुलेटर पे निकाल लेना। इसमें आपको वो एप्लीकेशन दिखाऊंगा, इंटरेस्ट वगैरह जो बातें थी ना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा है X ड्रॉज अ बिल ऑन Y, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 30,000। X ने Y पर 30,000 का एक बिल ड्रॉ करा, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। उसके बाद है Y एक्सेप्ट्स द बिल एंड सेंड्स इट टू X, Y ने इसको एक्सेप्ट करके X को भेज दिया, ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल हो गया। हु गेट्स इट डिस्काउंटेड फॉर 28,800, अब X ने इसको डिस्काउंट करवा लिया 28,800 में, ठीक है। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अब लिखा है X इमीडिएटली रेमिट्स, रेमिट्स मतलब होता है देना, ट्रांसफ़र करना, ठीक है। X इमीडिएटली रेमिट्स 9600 टू Y। तो देखो एक बच्चा अभी पूछ भी रहा था कि सर हमें कैसे पता चलता है कि भाई 2 दोस्त हैं तो उनका मतलब रेशो क्या है ना। तो देखो X और Y इसमें 2 दोस्त हैं। अब X ने बिल डिस्काउंट करवाया 28,800 में, और उस 28,800 में से उसने कितने रुपए Y को दे दिए, 9600, है ना, ये इंग्लिश लिखी है ना, X इमीडिएटली रेमिट्स 9600 टू Y। तो ये बस ये जो लाइन होती है, अब वो आपके एग्ज़ाम में ये वैल्यूज़ बदल देगा, लेकिन आपको इससे ये पता लग जाएगा कि इनके बीच में प्रपोर्शन क्या है। तो अब जैसे अगर आप इसका प्रपोर्शन निकालो, तो पहले आप निकालो कि 28,800 का 9600 जो है वो कितना प्रपोर्शन बन रहा है। तो मतलब ऐसी फ्रैक्शन निकाल लो, 9600 अपॉन 28,800, 0 से 0 कट गया। 96 की टेबल याद है ना आपको, 96 1 जा 96, 96 3 जा 288, ठीक है। तो ये प्रपोर्शन बन जाएगा 1/3। तो इसका मतलब X जो है वो कितने रुपए Y को दे रहा है, एक तरह से मैं 1/3 कह सकता हूँ कि X कितने रुपए Y को देता है, 1/3, है ना। अच्छा, खाली इससे काम नहीं होगा, अभी आगे और इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। तो अगर वो 1/3 Y को दे रहा है तो इसका मतलब X अपने पास कितना रख रहा है, 2/3, है ना। तो आपको इससे एक ये पता चल सकता है कि इसका मतलब X और Y जो ये दोनों दोस्त हैं, ये 2:1 में आपस में पैसों का बंटवारा करते हैं। तो आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो इससे आपका टास्क काफ़ी इजी हो जाएगा आगे का सवाल का, कि आपको ये पता लगाना है कि X और Y जो है ना, ये
इनकी दोस्ती का रेशो क्या है वो इस एक लाइन से पता लगाया, ठीक है ना, क्योंकि उसने 1/3 पैसे वाई को दिए तो इसका मतलब 2/3 उसने अपने पास रखे हैं, तो दैट मीन्स ये पैसों का बंटवारा 2:1 में कर रहे हैं। ठीक है दिया मैडम, समझ आ गया? तो ये मेन चीज़ है। तो अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी वो ये कि जब भी बिल डिस्काउंट होगा ना, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस के जो खर्चे होंगे तो वो खर्चों को भी आपस में 2:1 में ये बांट लेंगे, है ना। तो जो भी डिस्काउंट का खर्चा होगा y मतलब 1 रखेगा और x उस खर्चे को 2 रखेगा। तो समझ आ गया पहले इतना? चलो, तो मेन तो यही था। बाकी पहले इतना दिखा देता हूँ चलो, ताकि आपको इतना डाइजेस्ट हो जाए, है ना। तो देखो पहले यहीं तक कहानी पढ़ते हैं, अभी आगे नहीं जा रहा। अब देखो, पहले x ने बिल बनाया तो BR डेबिट टू y, सिंपल। उसके बाद देखो x ने वो बिल डिस्काउंट करा लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। अब उसने y को कितने रुपए भेजे? 9600। तो y को पैसे भेजने की आप क्या एंट्री करोगे? y अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। लेकिन अब इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है, वो ये कि x ये बोलेगा कि भैया देखो जो ये डिस्काउंट का खर्चा आया है ना, डिस्काउंट का खर्चा कितना आया है? 1200। तो अब इसका 1/3 निकालो आप, 1200 का भी 1/3 निकालो, कितना आ रहा है? 400। तो वो ये बोलेगा वाई को कि भाई देखो 400 का खर्चा भी तुम्हारे हिस्से में आएगा। तो ये आपका मेन इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि 400 का डिस्काउंट का खर्चा भी 1/3 वाई को दिया जाएगा। ठीक है जी। तो अब अगली एंट्री, मतलब अगर किताब वालों की दिखाऊंगा आपको तो आपको यही दिखेगी। तो वाई अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक और टू डिस्काउंट 400 रुपये, समझ गए। तो डिस्काउंट का बंटवारा जो है वो मतलब 2:1 में ही होगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। अकाउंटिंग देखो नॉर्मल रहती है, बाकी अकाउंटिंग का डर नहीं है। अब आगे लिखा है ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू। अब लिखा है, अब देखो रोल रिवर्सल हो गया। अब एक्स क्या कर रहा है? एक्सेप्ट अ बिल फॉर 42,000 फॉर 3 months विच इज़ डिस्काउंटेड बाय वाई फॉर 40,110। तो पहले इतना दिखा देता हूँ। अब देखो रोल रिवर्स हो गया। अब x ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या एंट्री करेगा x? y डेबिट टू BP, यही करेगा ना। अच्छा, अब y ने बिल डिस्काउंट करवाया तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, y की बुक्स में क्या एंट्री हो रही होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का बिल डिस्काउंट कराया? 40,110, है ना। एक बार देख लेते हैं। हाँ, 40,110 का बिल डिस्काउंट करवाया वाई ने। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या आप निकालो चार्जेस कितने लग गए? 42,000 का BR था। तो निकालो डिस्काउंटिंग चार्जेस 1890 1890, ठीक है। तो इसका मतलब वाई का डिस्काउंटिंग चार्ज आया होगा 1890, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, ठीक है दिया मैडम। किताब में झांक लिया आपने खजाना? मेरी यहाँ से देख के बोलो ना यस। वाई ने बिल डिस्काउंट करा तो ये एंट्री करी होगी या नहीं करी होगी? थर्ड वाली लाइन पे ही तो है अभी कि x ने पहले एक्सेप्ट कर लिया बिल 42,000 का, तो मतलब y ने बिल बनाया होगा फॉर 3 months। फिर लिखा है देखो विच इज़ डिस्काउंटेड बाय y फॉर 40,110। y ने वो बिल डिस्काउंट करवाया 40,110 में। तो अच्छा, उसका कुछ नहीं, वो तो एक इनकी दोस्ती यारी में जो धोखा हुआ
कि ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, ये तो मतलब एक स्टोरी है कि एक्स ने पैसे नहीं दिए ड्यू डेट पर, तो वो तो दोनों दोस्त हैं ना, तो अब उसने पैसे अगर नहीं दिए तो बस इससे हुआ कुछ नहीं, इससे हुआ ये कि वाई बेचारे को फिर पूरे पैसे खुद देने पड़े होंगे पहले बिल के, बस वैसे। लेकिन इसका आगे की कहानी से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो मैं वापस मेन मुद्दे पर आ रहा हूँ, आपने थोड़ा भटका दिया मुझे, तो मैं यहाँ आगे बढ़ूँ, मेन चीज़ पर आ रहा हूँ। अब अगली लाइन पढ़ो येलो कलर में, उसकी एंट्री बताना। y सेंड्स 6740 रुपये टू x, y ने x को 6740 रुपये भेजे, तो y पैसे भेजने की क्या एंट्री करेगा? x डेबिट टू कैश, है ना, 6740। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब हमने पढ़ा है कि जो भी डिस्काउंटिंग का खर्चा आएगा वो x और y भी प्रोपोर्शन में बांटेंगे 2:1। तो y जो है अब 2/3 डिस्काउंट, आप इस डिस्काउंट का 2/3 हिस्सा निकालो, वो x को भेजेगा। तो निकालो, क्योंकि y पूरा डिस्काउंट तो अपने लिए नहीं रखेगा ना एक्सपेंस, क्योंकि दोनों को डिस्काउंट कैसे बांटना है, समझ रहे हो बात? 2 और 1, तो कितना डिस्काउंट बन गया? 2/3, 1260। ठीक है, तो समझ गए, तो रटना नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर इस बार 2/3 क्यों निकाल रहे हो, पहले तो 1/3 निकाला था। तो देखो बच्चा कितना भोला मासूम है। पहले हम किसकी बुक्स में थे? एक्स की बुक्स में थे, तो वो वाई को जब पैसे भेजेगा तो वाई को भेजते समय वो वाई का हिस्सा भेजेगा ना, वाई का हिस्सा है 1/3, तो वो भेज रहा था। इस बार हम वाई की बुक्स में हैं, इस बार किसकी बुक्स में कर रहा हूँ मैं आपको सिखाने के लिए? वाई की बुक्स में। तो वाई की बुक्स में जो वो डिस्काउंट है वो एक्स को भेज रहा है ना, देखो वो वाई किसको भेज रहा है? एक्स को। तो एक्स को वो कितना हिस्सा भेजेगा? भाई मान लो मैं और आप 2:1 के पार्टनर हैं, मैं 3 चॉकलेट लाया तो मैं आपको 1 भेजूंगा, आप 3 चॉकलेट लाए तो आप मुझे कितनी भेजोगे? 2 भेजोगे ना। तो बस वही तो लॉजिक चल रहा है गुरुदेव, क्लियर हो गया? ठीक है, तो हालांकि उसने वाई की बुक्स की एंट्री नहीं मांगी, अब इसी एंट्री को एक्स क्या करेगा वो दिखा देता हूँ सॉल्यूशन में, आप देख लो, लेकिन आपको फिगर समझ आ जाएगी ताकि आप मेरे बाल नहीं नोचोगे फिर। तो अगली एंट्री देखो, एक्स की बुक्स में क्या एंट्री आ रही है? बैंक अकाउंट डेबिट देखो 6740, और देखो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1260 टू वाई। तो समझ आ गया? तो आप मेन चीज़ याद रखो कि डिस्काउंटिंग चार्जेस जिसकी भी बुक में हो, चाहे एक्स की बुक में थे तो वो वाई को भेजेगा, और अगर वाई की बुक्स में होंगे तो वो एक्स को भेजेगा, और वो प्रपोर्शन आपको शुरू में पता लग जाता है, जैसे इसमें हमें पता लगा 2:1। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसको निकालने का एक ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है जो खतरनाक सा आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो इसको भी अप्लाई किया जा सकता है और फिर ये 1260 निकाला जा सकता है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला ज़्यादा है, तो कई बार बच्चा एग्जाम में भूल जाता है, तो इसलिए हमने सिंपल ही निकाल लिया 2:1 के रेशियो में, है ना। तो भी बात ठीक है। बाकी इसमें वही फॉर्मूला लिखा हुआ है जो इंग्लिश में आपको बताया था कि पहले बिल का जो अमाउंट है, बेनिफिट ऑफ फर्स्ट बिल, एक्स के पास था 20, अमाउंट रेमिट करा सेकंड बिल के बाद 6740, और अमाउंट ऑफ सेकंड बिल आफ्टर डिस्काउंट 40,110, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको डिस्काउंट से, तो ये प्रोपोर्शन बन जाता है। तो इससे भी 1260 ही आएगा, है ना। लेकिन मेरा आपको सजेशन खुद ही ये है कि अगर आपको इसमें तकलीफ़ है तो मत करो, आप सिंपल अपना रेशो में ही कर लो, कोई टेंशन नहीं है। चलो ओके होगी कहानी, बस बाकी फिर आगे अकाउंटिंग बाकी क्वेश्चन की सब नॉर्मल रहेगी। अब देखो लिखा है बिफोर मैच्योरिटी ऑफ बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट, तो अब बैंकरप्ट हो गया, तो अब तो भाई डिसऑनर करना ही पड़ेगा और 50 पैसे मिले, तो बस तो एक्स जो है बैंकरप्ट हो गया, है ना, और 50% पैसा ही वो पे कर पाया, तो बाकी आ गया डेफिशिएंसी में। ऐसी अगर आप वाई की बुक्स देखोगे
तो इसमें भी आपको वही सब चीज़ें नज़र आएंगी कि पहले उसने बीपी बनाया, फिर देखो वाई को कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ, 400 का, है ना, पहले वाला। अगर आप देखो ध्यान से कितने रुपए भेजे थे, देखो एक्स ने वाई को 400, तो वाई की बुक्स में कितना डिस्काउंट आ गया, 400। तो वाई की बुक्स बिल्कुल ऑपोजिट चलती रहेंगी। उसके बाद देखो नया बिल बना, फिर वाई ने वो डिस्काउंट करा लिया, है ना। उसके बाद उसने देखो वो पैसे भेजे एक्स को, तो देखो लिखा है ना कितना डिस्काउंट भेजा एक्स को, 1260। तो बस, तो वो चलता रहेगा। उसके बाद एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिल डिसऑनर हो गया, और बाद में 50% पैसे मिले और 50% नहीं मिल पाए, तो वो बैड डेट हो गया। तो अकाउंटिंग आपकी वही सेम चलेगी जो चलती है, मतलब इंसॉल्वेंट होने की अकाउंटिंग सेम, बिल डिसऑनर की सेम, बिल डिस्काउंट की सेम। अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है एकोमोडेशन बिल में मेनली, कि ये दोनों दोस्त होंगे और इनके स्टार्टिंग की लाइन से आप रेशो निकाल लेना कि इनकी दोस्ती का क्या रेशो है। समझ आया? ठीक है। अब जैसे एक और देख लो, इसका एक और इलस्ट्रेशन है 11, वो भी ज़्यादा वो भी इम्पॉर्टेंट है, या मतलब वो भी इसी की तरह है। तो इसमें भी ये वो कहानी है, देखो म्यूचुअल एकोमोडेशन, ये वो, बस आप ये देखो, ये लाइन पढ़ो, पीले रंग की पट्टी पढ़ो, क्या लिखा है इसमें, रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो आधा पैसा वाई को दे रहा है। तो बस इसका मतलब इनकी दोस्ती का क्या रेशो है, 1:1। तो अब ये डिस्काउंट अगर बांटेंगे तो डिस्काउंट भी इनका बराबर बटेगा दोनों में, है ना। तो मतलब ये बात आपको इसमें नज़र आ जाएगी वैसे। तो अब देखो जैसे एक्स ने बिल डिस्काउंट करवाया तो कितना खर्चा आया, 80। तो जब वो वाई को भेजेगा पैसा तो साथ में कितना डिस्काउंट भी उसको भेजेगा, 40। अकाउंटिंग सेम है, देखो सिर्फ फिगर बदल दी, क्वेश्चन ने और कुछ नहीं करा है, अकाउंटिंग सेम है। देखो फिर उसने बीपी बनाया, है ना, नए बीपी में जो भी अब वाई ने डिस्काउंट करवाया होगा उस डिस्काउंट का आधा हिस्सा किसको मिल गया, एक्स को। तो सेम अकाउंटिंग है, मतलब बस फिगर्स बदल दी, और बाद में देखो वो इंसॉल्वेंट भी हो गया एक्स। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर बदल दी। ठीक है। तो आप एक ही क्वेश्चन पकड़ लो, इलस्ट्रेशन 10, इसी को 2-3 बार चाहे कर जाना अच्छे से, समझ के धीरे धीरे कि क्या अकाउंटिंग चल रही है, तो आपका एकोमोडेशन बिल का फंडा ओके हो जाएगा। ठीक है, ओके। लास्ट के जो प्रैक्टिकल ये वाले क्वेश्चन है, इसमें 1 तो चलो सिंपल है, इसको तो आप मत ज़्यादा देखना, रिटायरमेंट का है। सेकंड वाला जो है ये मतलब थोड़ा सा मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, जिसमें 3 बिल्स बनाए हैं उसने। ठीक है, एक बिल जो है वो तो रिन्यू हो रहा है, ठीक है, एक बिल जो रिन्यू हुआ उसको बाद में उसने एंडोर्स करवा दिया, और जिस आदमी को एंडोर्स करा उसने वो डिस्काउंट भी कर लिया, और सेकंड बिल ए ने भी डिस्काउंट करा लिया, और एक बिल डिसऑनर हो रहा है ना, और तीसरे बिल को उन्होंने मैच्योरिटी तक रख रखा है। तो ये मल्टी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि जिसमें आपको रिन्यूअल भी दिखेगा, एंडोर्समेंट भी दिखेगा, डिस्काउंटिंग भी दिखेगी, और मतलब डिसऑनर भी दिखेगा। ठीक है ना। तो ये मतलब आप एक बार ट्राई कर सकते हो अकाउंटिंग के नज़रिए से। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका सेम है इलस्ट्रेशन 4 की तरह, जिसमें आपको डॉन की बुक्स में बस एंट्री करने को बोलेगा, और हर केस अलग होगा। जैसे फर्स्ट केस अलग है, सेकंड केस अलग है, तो हर बार आपको डॉन की बुक्स में एंट्री करनी होगी। तो ये उस प्रकार का क्वेश्चन है ना। तो देखो वही 4 केसेस हैं अलग अलग, तो ये आप मतलब कर सकते हो एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है इलस्ट्रेशन 4 या क्वेश्चन 3 की तरह। ठीक है, तो ओके, क्लियर हो गया जी। चलो।